जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। मैं हूं जुनैद हलीम और गरीदा फारूकी साहबा मौजूद हैं इस वक्त आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए और वज़ीर आज़म के वफ़द के हमरा वो भी हैं। वहाँ का अहवाल उनसे जानेंगे, कैसा माहौल है, क्या सरगर्मियाँ जारी हैं वज़ीर आज़म और उनके वफ़द की। लेकिन आगाज़ में हम जिक्र करेंगे मुल्की सियासी मंजरनामे का, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ गर्म होता जा रहा है। हुकूमती जो टीम है उनकी गोलाबारी लफ्ज़ों की भी और इल्ज़ामात की भी वो जारी है। और दूसरी जानिब खान साहब ने एक बार फिर से मुतालबा कर दिया है वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे का। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तनाव, ये मामला हल किस तरह से होगा, क्योंकि दिन कम रहते जा रहे हैं। JIT की जानिब से बार बार तलब भी किया जा रहा है। हुसैन नवाज साहब आज 5वीं बार पेश हुए JIT में और उनका यह कहना था कि कुछ भी ये JIT साबित नहीं कर पाएगी। उनका क्या कहना था वो जानिए, उसके बाद इस पर मजीद बात होगी। यहाँ पर हमें कानून की बालादस्ती चाहिए। यहाँ पर तस्लील करने का अड्डा नहीं हम तस्लीम करते। और अब दो ही सवाल हैं, या जानिबदार है या फिर ये नाअहल है। पूरा अब JIT को डिस्क्रेडिट करेंगे। उन्होंने 5 दफा बुलाया, 5 दफा हाजिर हुआ। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं इससे क्या स्टेप डाउन करें। गुफ्तगू आपने सुनी है, ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये सिलसिला रुकेगा कब कोई नहीं जानता। लेकिन सभी मुंतजिर हैं कि अगर कोई जिम्मेदार है, किसी ने मुल्की दौलत लूटी है तो वो सामने आए। लेकिन हुकूमत की जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा है कि कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा। ये मामला है क्या और जो अपोजिशन कर रही है वो क्या मामला, इसी पर बात करेंगे। PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से और इसके अलावा माइजा हमीद साहब भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले इमरान इस्माइल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। वजीर आजम के बेटे भी पेश हो रहे हैं, हसन साहब भी पेश हुए और हुसैन नवाज साहब भी आज 5वीं बार पेश हुए। लेकिन उन्होंने यही कहा कि शकूक व शुबा से कुछ भी हासिल नहीं होगा और ये JIT कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। तो फिर ऑपोजिशन को इतना यकीन क्यों है कि कुछ दाल में काला है, हुकूमत गिल्टी है, हुकूमत की फैमिली जो है शरीफ फैमिली वो गिल्टी है? आपको ऐसा क्यों लग रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अपोजिशन को क्या लग रहा है या हुकूमती अरकान जो है वो क्या फील कर रहे हैं। बात यह है कि जो फैसला आना है वो आला अदलिया से आना है और हमें आला अदलिया पे मुकम्मल यकीन है, मुकम्मल एतमाद है। उन 2 जजों पे भी, बाकी 3 जजों पे भी और बाकी जो 30-35 जज हैं उनके ऊपर भी, कोई भी जज हो हमें मुकम्मल एतमाद है। हमने इसका बरमला इज़हार भी किया। बात यह है कि पहले तो ये हम जब रोडों पर जंग लड़ रहे थे तो इन्होंने हमें कहा कि जी आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, अब पार्लियामेंट में आके बात करें। हमने जब पार्लियामेंट में जाके बात की तो उन्होंने कहा हम आपको जवाब दे ही नहीं, हम आपके सवाल का जवाब ही नहीं देंगे, हम अपने अल्लाह को जवाब देंगे और अवाम को जवाब देंगे और आपको इतने आपके पास शवाहिद मौजूद हैं तो आप अदालत में जाएं। हम जब अदालत चले गए तो अब ये इनको जब ये पता लग गया है कि ये अदालत अदलिया से ये जिल्लत इनका मुकद्दर बन चुकी है और अब ये बिल्कुल इस वर्ज पे आ गए हैं कि जहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट है कि जहाँ पे ये अब गालियाँ इन्होंने देना शुरू कर दी हैं JIT को, इन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया है, जुडिशरी को, जजेस को, आला अदलिया के अरकान को इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया है और उनको यहाँ तक कह रहे हैं कि जी ज़मीन तंग कर देंगे, उनको कल आज कुर्सी पर बैठे हैं, कल रिटायर हो जाएंगे। तो ये धमकियाँ लगा रहे हैं। अब इनके पास कोई चीज़ मजीद मौजूद नहीं है। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, अभी तक की अगर हम बात करते हैं, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन शरीफ फैमिली खुद को एहतसाब के लिए पेश तो कर चुकी है। हुसैन साहब भी पेश हो रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो दस्तावेजात तलब की जा रही हैं वो पेश भी की जा रही हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए वो मामला तो उसी तरह चल रहा है। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि ये ताउन नहीं कर रहे JIT से? ये मेरा आपका अपना ख्याल हो सकता है कि शरीफ फैमिली ने अपने आप को पेश किया है। शरीफ फैमिली को घसीट के अदालत में लाया गया है, अपने आप को पेश नहीं किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी साहिब इक़्तिदार का या पावरफुल शख्स का इतरा है और ये जो अदलिया में जा रहे हैं ये एक आम मुल्ज़िम की हैसियत से जा रहे हैं। हुज़ हुसैन नवाज, क्यों हुसैन नवाज को इतनी जनाब दी जा रही है इंपॉर्टेंस के लिए? हुसैन नवाज साहब पेश होगा, कौन है हुसैन नवाज? ऐसे तो 2 लाख पाकिस्तानी रोज अदलिया अदालतों पर पेश होते हैं अपने हिसाब किताब के लिए, उनका तो कोई नहीं पूछता।
कि ये कुर्सी पे ऐसे बैठे थे कि वैसे बैठे थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो एक आम मुजरिम है वो, एक आम पाकिस्तानी, एक आम मुजरिम जिसने पाकिस्तान का पैसा खाया, लेकिन अभी इस्माइल साहब, इमरान इस्माइल साहब, अभी ये साबित तो नहीं हुआ कि वो मुजरिम है। इल्जामात की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में कुछ इस तरह का सियासी बैकग्राउंड नहीं कि हुक्मरान जमात या हमारे हुक्मरानों के फैमिलीज, उनके बच्चे इस तरह से पेश हुए हों, कम से कम इसको तो अप्रिशिएट करेंगे कि वो दिखावे के लिए ही सही पेश तो हो रहे हैं। नहीं दिखावा नहीं सर, इसमें अदलिया को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि अदलिया इतनी स्ट्रांग अब हो गई है और अपने आप को महसूस करती है ताकतवर कि वो अब एहतसाब, इसमें आपको पीटीआई को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि पीटीआई ने इतनी स्ट्रांग मूवमेंट इसके ऊपर चलाई और पीछा नहीं छोड़ा इस चीज़ का कि ये आगे, वरना तो ख्वाजा आसिफ असेंबली में बैठे कह रहे थे कि मियाँ साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे इस चीज़ को, और वो भूल जाते हैं। आपके सामने कितने वाक़यात ऐसे में जो भूल जाते हैं लोग, और मजबूरन भूलना पड़ता है क्योंकि उनके सामने रास्ता कोई नहीं होता। ये पनामा का जो केस है ये इमरान खान ने तो नहीं बनाया, ये पीटीआई ने तो नहीं बनाया, ये तो एक इंटरनेशनल पेपर लीक हुआ है, उसको हम लेकर चले हैं कि ये पाकिस्तान में एहतसाब का अमल होना चाहिए। अगर मियाँ साहब की दौलत, उनकी असासे, उनकी जायदादें पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जायज़ हैं तो वो उसके प्रूफ दे दें, नाजायज है तो उनका एहतसाब होना चाहिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? क्या बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, इसमें कोई नहीं है कि एहतसाब होना चाहिए। अगर किसी ने मुल्क की दौलत लूटी है तो वो पता चलना चाहिए, अवाम को उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन खान साहब ने आज कुछ शकूक का इजहार भी किया है, क्या लग रहा है कोई बड़ी कार्रवाई अदलिया के खिलाफ होने जा रही है? उन्होंने कॉल दी अपने कारकुनों के कि वो तैयार रहें सड़कों पर आने के लिए, कोई ऐसी इतला है आपके पास? जी, हम महसूस ये कर रहे हैं कि ये अब जिस तरह इन्होंने अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है, ये अंदर इनके यहाँ खिचड़ी पक रही है कि ये एक टोटल महाज खोलने वाले हैं इसके खिलाफ। और अगर इन्होंने कोई ऐसा महाज खोला जो ये माजी में करते रहेंगे हरकतें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हुए हैं, फिजिकली इन्होंने हमला किया है। आपको जिससे सजाद की अदालत का याद होगा, उसमें PMLN ने हमला किया, इनके लोग अंदर कूद गए थे और वहाँ पे डरा धमका रहे थे। अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर इन्होंने करने की कोशिश की तो पीटीआई एक शीशा तलाई दीवार साबित, और हम इन्हें अदलिया पे हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो आप नहीं समझते कि इससे तो मजीद हालात खराब हो सकते हैं? कानून को अपना काम करने दिया जाए। अगर इस तरह से आप भी अपने कारकुनों को कॉल देंगे, उधर दूसरी जानिब से भी अपने कारकुनों को मुतहरिक किया जाएगा, तो फिर क्या सड़कों पर खून खराबा हो सकता है इस तरह? तो हम सिर्फ डिफेंस में खड़े होंगे, हमने कोई अटैक किसी पे नहीं करना। पीटीआई की ये हमेशा की सियासत पीटीआई की रही है कि हमने कभी भी कहीं पे अटैक नहीं किया। हमने 124 दिन के धरने में एक लाइट तक नहीं तोड़ी, एक बल्ब तक नहीं हमने तोड़ा। इससे ज़्यादा पुरअमन आपको धरना नहीं मिल सकता। कभी भी हमने अपने लोगों को नहीं उकसाया कि आपने जाके किसी को तोड़ फोड़ करनी है। हमने कोई डंडा बरदार लोगों को तरबियत नहीं दी। अनलाइक PMLN, हमारे पास कोई गुल्लू बट नहीं है। अनलाइक PMLN, हम लोग तो बड़े पुरअमन लोग हैं। हमसे ज्यादा कोई इस मुल्क में पुरअमन पार्टी नहीं है। ये हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंडागर्दी, बदमाशी का आंसर आपको नजर आ जाता है। आप मुझे पीटीआई का बता दें कोई एक वाकया के जहां पे आपको गुंडागर्दी या बदमाशी नजर आई। आपके सारे सवालों का जवाब हम लेते हैं। हमें ज्वाइन किया माइजा हमीद साहिबा ने। बहुत शुक्रिया माइजा साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी होगी इमरान इस्माइल साहब की। शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं वो कि कोई प्लानिंग चल रही है हुकूमती कैंप्स के अंदर हमला करने की अदालत के ऊपर, और ये जो आप कर रहे हैं ये भी डंडे के जोर पर आप अपनी फैमिली को या हुसैन नवाज साहब को पेश कर रहे हैं, अदरवाइज आपने करना नहीं था ऐसे। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बातें कर रहे हैं मुझे तो मजाक लग रही हैं, क्योंकि ऐसी बातें कर रहे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं। अभी बात की जा रही थी अटैक्स की। अटैक्स तो इन्होंने अभी धरनों में किए, पार्लियामेंट के अंदर ऊपर किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अटैक किया। उसकी भी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप लाइव शो कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो शलवारें लटकाई गई वो भी आपके सामने थी। PTV पे जो अटैक हुआ वो भी आपके सामने था। तो ये पुरअमन किस्म का कब PTI ने जलसा किया या धरना किया? इन्होंने हमेशा, अभी जो इन्होंने पनामा पेपर्स में कोर्ट में गए वो भी एज अ थ्रेट गए और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद बंद करने लगे हैं, और इनका लोगों ने साथ नहीं दिया, अवाम ने साथ नहीं दिया, और ये बनी गाला में छुपे रहे। उसकी वजह से जो है वो अटैक नहीं कर सके। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि इन्होंने कभी किसी इंस्टीट्यूशन पे अटैक नहीं किया? अच्छा, ये तो था फिजिकल अटैक। दूसरा जो वर्बल अटैक है उसमें इन्होंने कोई बंदा नहीं छोड़ा। ओए प्राइम मिनिस्टर, इस तरह तो इल्जाम चलते रहेंगे, वो आप पे इल्जाम लगाएंगे और आप उन पे इल्जाम लगाएंगे।
लेकिन एक गलत काम को जस्टिफाई दूसरे गलत काम से नहीं किया जा सकता। मैं चाहूंगा कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ कि इन चीजों की तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये तो अभी रिसेंट इवेंट्स लेकिन हम इस वक्त ये जानना चाह रहे हैं कि जिन खदशात का इजहार खान साहब ने आज किया है कि हमला हो सकता है अदलिया के ऊपर, उन्होंने अपने कारकुनों को कॉल दे दी है, इसकी क्या वजह है? इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, इमरान खान का काम है इश्तियाल अंगेजी, लड़ाइयाँ डालना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। आपको कहां से लगा, किस वजह से लगा कि पीएमएलएन किसी तरह भी सुपीरियर कोर्ट साहब जो बयानात आ रहे हैं, कभी कहा जाता है कि कसाई की दुकान है, ये जेआईटी नहीं है, कभी जेम्स बॉन्ड से मिलाया जाता है जेआईटी को। इस तरह के बयानात की जरूरत क्या है? अगर हसन साहब, हुसैन साहब खुद पेश हो रहे हैं जेआईटी के सामने, तो फिर इस तरह के बयानात देख के क्यों अपना इमेज खराब किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? किस तरह के बयानात? कि ये जेआईटी नहीं लगती, कसाई की दुकान लगती है, जेम्स बॉन्ड से मिलाया जा रहा है, इस तरह के बयान देख के क्यों आप खुद ही मुतनाज़े कर रहे हैं इसको? देखिए, जेआईटी का मुतनाज़े करने का बड़ा क्लियर डिफरेंस है आपके दो सवालों में। एक जेआईटी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो हमारे एक फर्स्ट फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिन लोगों को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें जो है उनकी रिजर्वेशंस हैं। जिस तरह आप ये कहें कि उनको 13-13 घंटे बिठाई रखें, फिर उनका टीवी पे जो है उनकी तस्वीर चला, तो फिर क्या हुकूमत का इरादा क्या है कि वो बाइकआउट कर देगी? आप जो है, आपके ख्याल में बाइकआउट कर देना चाहिए? एक मिनट, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। फिर वो रिजर्वेशंस हमने एप्लीकेशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। हमने तो कोई ये बात नहीं की कि हम किसी इदारे पे अटैक करेंगे। तो इमरान खान साहब को क्या ख्वाब आई है ओवरनाइट कि हमने किसी इदारे पे अटैक करना है? क्यों नहीं? हमारा एज ऑर्डिनरी सिटीजन राइट बनता है कि जेआईटी अगर हमारे साथ जो है अनफेयर रवैया या बायस्ड रवैया रखेगी तो हम वो रिजर्वेशन जो है ऑर्डिनरी सिटीजन राइट। इमरान साहब, इससे पहले भी पीटीआई की जानिब से इल्जामात बहुत से लगाए गए, लेकिन जब साबित करने की बारी आती है तो कुछ साबित करने में मुश्किलात हम देखते हैं कि पीटीआई को दरपेश होती हैं। ये जो हमला करने की इल्जाम लगाया गया है खान साहब की जानिब से, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? कोई सबूत है या नहीं? ये इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। इससे पहले एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। इल्जामात, तहफ़्फ़ुज़ात और लफ्जी गोलाबारी अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म के बेटे पेश हो रहे हैं जेआईटी के सामने और 60 से 70 घंटे की अब तक उनकी पेशी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि और क्या निकालना है और क्या पूछना चाहते हैं। इतना टाइम तो गुजार लिया है जेआईटी ने उनके साथ। आज हुसैन नवाज 5वीं बार पेशी के बाद जब बाहर आए, उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की वो सुनिए, उसके बाद मजीद बात। फितन ज़रीफों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो हैं उनके ऊपर भी शकूक उठा दिए थे, जिसका अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर जो है उनको अपहोल्ड किया, उनकी सैंक्टिटी को अपहोल्ड किया। अब बात यह है कि कभी शकूक और शुबहात पे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इंशाअल्लाह इनको कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई होगा सबूत किसी क्रिमिनलिटी का तो फिर ही मिलेगा ना। शकूक व शुबात से कुछ नहीं मिलेगा, ये शैतानी काम है, सबूतों पर कार्रवाई करें। इमरान साहब, कोई सबूत है आपके पास या आपको लगता है कि जेआईटी कोई सबूत तलाश कर पाएगी? अब उन्होंने मिसाल ऐसी दी है कि अब तो कोई किताब आनी नहीं है जिसमें इनके फेवर में कोई बात लिखी जाए कि वहां से आ जाए वही हमारी तरफ के जी ये ठीक है। बिल्कुल सबूत तो सारे आ चुके हैं, सबूत तो हम मिसाल दे चुके हैं, अदालतों के पास सबूत मौजूद। मिसाल का जिक्र कर रहे हैं, कौन सी मिसाल की जिक्र कर रहे हैं इमरान साहब? इन्होंने जो अभी मिसाल दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की कि उनकी अज़वाज के ऊपर जो इल्जामात लगे थे, पता नहीं बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। चीपिद्दी का शोरबा, हमारी क्या औकात, मिसाल मेरी अपनी क्या, हुजूर की जूती की खाक भी नहीं हूं मैं कि कोई मिसाल ऐसी दे सकूं। बहरहाल वो अपने आप को न जाने क्या समझ बैठे।
लेकिन अब तो कोई किताब आनी नहीं कि जिसका हम इंतजार करें कि जी वहां से इलामी कैफियत आएगी और सब मामला सीधे हो जाएंगे। अब तो हमें यहीं से चीजें देखनी है, तो हमें इनके खिलाफ सबूत तो सारे मौजूद हैं। देखें, झूठ पे झूठ ये बोलते चले गए। ये इन्होंने सबसे पहले कहा कि जी हमारे पाकिस्तान में, लंदन में तो क्या हमारी तो पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। फिर वो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी लंदन में भी जायदाद, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमशीरा लंदन की जायदाद की वारिस भी हैं और वो उसको चलाती भी हैं, ट्रस्टी भी हैं और वो फलाना भी है। ये नीलसन भी उनकी है, नेल्सन भी उनकी है, वो वन पार्क लेन भी मेरी है, और वो सारी चीजें निकलती चली आई। फिर हुदैबिया पेपर मिल का केस आप देख लें, अभी हुदैबिया पेपर मिल की चीजें सारी आ रही हैं, निकलती चली आ रही हैं बाहर। आप इनका पार्कलेन अपार्टमेंट्स का किस्सा देख लें, आप इनकी मनी ट्रेल देख लें। इनके पास कोई एक धज्जी, एक पेपर, एक रद्दी का पेपर इनके पास नहीं है कि ये दिखा सकें। सिर्फ एक चीज पे इनकी किस्मत टिकी हुई है, वो है कतरी खत, और वो भी इनकी किस्मत इतनी जबरदस्त है कि वो कतरी खत वो कतरी शहजादे ने लिखा, तो वो कतर ही खतरे में आ गया इस वक्त। इनकी किस्मत की वजह से कतर ही डूबने लगा है कि वो बेचारे वही अजाब में कतर पड़ गया। पूरा मुल्क जो एक प्रॉस्परस कंट्री थी वही अजाब में। आपके ख्याल में ये इनसे ताउन करने की उन्हें सजा मिल रही है, कैसे आते हैं? इन्होंने कतरी खत का सहारा लिया, उस कतरी खत को अब वो आके तैयार नहीं है उसको करने के लिए डिफेंड, और उसके बाद अदालत ने ये कहा, ये अदलिया के रिमार्क्स हैं कि जी अगर वो नहीं आए इस खत को यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए तो ये रद्दी का टुकड़ा समझा जाएगा। अगर ये रद्दी का टुकड़ा साबित हो जाता है तो इनकी तो जो पूरा केस है उसकी बैकबोन ही वो कतरी खत है ना। ये मुझे बताए ना सर, मैं टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ अपने, मैं अभी टैक्स रिटर्न में एक ही खत लगाता हूँ कि मेरा दोस्त रहता है लॉस एंजलिस में, मुझे गाड़ी भी उसने दी, मुझे घर भी वो देता है, मेरे महीने के पैसे खर्चे के भी वो देता है, वही देता है हर चीज मुझे, गिफ्ट करता है, वो बावला है, वो गिफ्ट करता है मुझे वहां से बैठ के, बस वो इसने लेटर दे दिया मुझे, वो मैं लगा दूं। माजिद साहब, जो इमरान से कि कुछ भी आपके पास साबित करने के लिए है नहीं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने भी खुद ही कहा कि जेआईटी का हिस्सा बना लिया जाए, जितना वक्त गुजार चुके हैं हुसैन साहब इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर अब मसला क्या है? अगर आपके पास सबूत हैं और आप पेश कर चुके हैं तो बार बार क्यों तलब किया जा रहा है? देखिए, इमरान इस्माइल साहब जो हैं पॉलिटिक्स में नए हैं, उनको ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं उन्होंने एक दफा एहतसाब जो है वो फेस नहीं किया। जो हुदैबिया पेपर मिल की बात वो कह रहे हैं आपसे ज्यादा पुराने हैं। बात करेंगे तो मैं बात देखिए, लिसन, मैं फिर इनको इंटरप्ट कर सकती थी अगर ये मैंने अब तक पूरे इंटरव्यू में एक दफा तुम्हारा नाम लेके तुम्हारी बात शुरू रहे, मैं चुप रहती हूं। अच्छा, इमरान साहब आपकी तरफ आपको दोबारा मौका देते हैं जी। माजिद साहब बात कीजिए। तो मैं ये कह रही थी कि एक दफा एहतसाब नहीं हुआ, जब मुशर्रफ की कड़ी किस्म की जो इन्होंने एहतसाब किया जिसमें हुदैबिया पेपर मिल की भी बात आई, उस वक्त भी ये प्रूव नहीं हो सका कि शरीफ फैमिली गिल्टी है, इसीलिए त्यारा साजिश केस बनाया गया इनके खिलाफ। और उस वक्त सिविल लाइन थाने में 13 घंटे जो है यही हसन और हुसैन साहब जो हैं एहतसाब के लिए की अदालत में खड़े रहते थे। ये पहला एहतसाब नहीं है, ये 5वां 6वां दफा एहतसाब किया जा रहा है शरीफ फैमिली का, लेकिन फिर भी इनसे कुछ नहीं निकल रहा। इशू ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, जेआईटी जितनी दफा बुलाएगी हम हाजिर हैं, और आपको इस बात पे जो है इस चीज की तायीद हम लोग करनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चे रेसिडेंट हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी जो जिन शकूक व शुबात का इजहार ऑपोजिशन कर रही है, सिर्फ मुझे एक बात कर लेने दे, एक बात कर लेने कि जेआईटी जिस तरीके से सबूत मांग रही है, जिस तरीके से कागजात मांग रही है, जिस सीक्वेंस में कागजात मांग रही है, उसी तरह हुसैन और जिस डेट पे हुसैन साहब को या हसन साहब को बुला रही है, आप कह रही हैं कि ताउन पूरा किया जा रहा है, लेकिन जिन खदशात का इजहार ऑपोजिशन कर रही है, खुर्शीद शाह साहब ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज इसी प्रोग्राम में ये कहा है कि बायकॉट किया जाएगा, जल्द ही बायकॉट किया जाएगा हुकूमत की जानिब से जेआईटी का। खान साहब भी कह रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब हैं काम करने नहीं दिया जाएगा। आप रद्द करती हैं इन तमाम इल्जामात को, चाहे वो हमले का हो अदलिया पर या फिर बायकॉट का? करते हैं हम इसलिए रद्द करते हैं कि अगर हमने 3 दफा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को पेश किया, उसके बाद हमने अपने आप को जेआईटी पे पेश किया, तो हम अब क्यों भागेंगे? हम इमरान खान साहब तो नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 15वीं दफा नहीं गए।
हम इमरान खान तब तो नहीं है जो फॉरेन फंडिंग के केस से भाग रहे हैं। हम इमरान खान की तरह इश्तिहारी तो नहीं है जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में नहीं जा रहे, पेश नहीं हो रहे, दंदनाते फिर रहे हैं। हम इमरान खान साहब तो नहीं है जो हमारे तो फ्लैटों की बात की जा रही है 70s की, इनके तो ये तो एक फ्लैट की मनी ट्रेल की जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे पिछले 2 महीनों से। हम वो लोग नहीं हैं। हम लोग तो पिछले 5 महीने से आप भागने वाले नहीं है, आप डटकर मुकाबला करेंगे। फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब भागने वाले नहीं है, हुकूमती जो कैंप है उसके लोग हैं, हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली है वो भागेंगे नहीं, ना वो बाइकॉट करेंगे, ना ही वो अदलिया पर हमला करेंगे। तो फिर आप क्यों माहौल को गरमा रहे हैं, क्यों अपने कारकुनों को कॉल दे रहे हैं कि वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं? इमरान साहब मैं ये बात तो इनकी मानता हूँ, कि इनमें हमें बहुत फर्क है। ये इमरान खान जैसे नहीं है, इमरान खान के नेड़े भी नहीं लगते, ये तो बहुत बहुत दूर की चीज है। ये है झूठे। हमारी भी इन्होंने मुशर्रफ के दौर में इन्होंने मायजा सुन लो ना, अब सब्र रखो। इन्होंने मुशर्रफ के दौर में झूठ बोला, ये यहाँ से मुशर्रफ से माफीनामा लिख के भाग गए सऊदी अरब, और ये हमें बताते हैं जी बड़ा हमने कश्तो खून और बड़ा जुल्म हमारे साथ हुआ। क्या जुल्म हुआ आपने देखा? सारा टाइम झूठ बोलते रहे। फिर जब वो लेटर रफीक हरेरी, जब साद हरेरी जब वो लेटर लेके बाहर आया, उसने लेटर दिखाया। इनकी तो किस्मत चलती लेटरों पे है। सन 2000 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त हेलीकॉप्टर केस बना था, वो हेलीकॉप्टर इनसे पूछा इलेक्शन कमीशन ने कहाँ से आया, तो इन्होंने जब भी कतरी खत दिखाया था, ये पहला कतरी खत नहीं है। इनकी तो 2 दिन जेल नहीं काट सकता। मायजा खुदा के वास्ते चुप हो जाओ ना, अपनी बारी पे बात करना। वक्त की कमी है, बकरीद की गाय कतर से आते हैं, कराते नहीं हैं। इनके तो बकरीद के गाय बकरे भी कुर्बानी के जानवर भी कतर से आते हैं, उनके ऊपर भी खत लगा होता है सर्टिफाइड बाय कतरी से ज्यादा। जो सुप्रीम कोर्ट को अपना एहतसाब दे रही है। यार ये मायजा को मत बुलाया करो, ऐसा लगता है घर में बैठे झगड़ा कर रहे हैं, बीवी लड़ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो पॉलिटिकल शो की तरह करो ना, अपनी बारी पे बात करना। बीवी जो है ऐसी होगी ना, प्लीज आप इनके गाय बकरे भी जो है ना वो भी कतर से आते हैं। इमरान साहब आप नहीं है, मेरा ख्याल है लास्ट लाइन बोल दीजिए। पर्सनल ना हो, कुर्बानी के जानवर जो है ना उसका भी ऑर्डर हो चुका है कतर, वो भी वहीं से कतरी से ज्यादा केस भेजेगा, वो भी वहीं से आएंगे, बिस्मिल्लाह करके काटेंगे। देखें ये झूठ बोल के गए सऊदी अरब, इन्होंने खत का झूठ बोला। हुदैबिया पेपर मिल में इनका केस था, इन्होंने वहां झूठ बोला। इन्होंने पीछे पैसे लिए ISI से, इन्होंने वहां झूठ बोला। ये कौम से झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। ये हमें कह रही है हमारा धरना फोर्सर था, हमारा धरना डिस्ट्रक्टिव था। इन्होंने धरने में 14 लोगों का कत्ल किया, इन्होंने आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। ये कत्लों की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। ये आपका ख्याल है कि ये खुद आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है और कुछ भी बदला नहीं है नाज़रीन। उसी तरह से इल्जाम तरा रही हैं। हुकूमत का कहना है कि इमरान खान और उनकी पार्टी सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब का कहना है कि वज़ीर आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके होते हुए तहकीकात शफाफ अंदाज में नहीं हो सकती। और साथ ही उन्होंने अपने कारकुनों को कॉल भी दे दी है कि वो तैयार रहें क्योंकि हुकूमत जल्द ही अदलिया पर हमला करने जा रही है। यह मामला किस तरह से सुलझेगा, क्या बाकी के 28 दिनों में JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल कर पाएगी या नहीं, इसके सभी मुंतजिर हैं, या फिर यह खदशा जिसका इजहार किया जा रहा है कि मामला सड़कों पर आएगा, यह देखना भी बाकी है। आपने दोनों जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू तो जान लिया है। प्रोग्राम में भी वक्त है ब्रेक के बाद बात करेंगे बरतानवी आम इंतखाबात का, जिसमें हुकूमती जमात कंजर्वेटिव पार्टी आम सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। किस तरह से हुकूमत तश्कील पाएगी और बरतानवी अवाम ने वोट आखिर क्या सोच के दिया, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बरतानवी आम इंतखाबात और उसके नताइज भी आ चुके हैं। कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। थ्रीसा में जिनको यकीन था कि उनकी मकबूलियत की वजह से बरतानवी अवाम उन पर एतमाद करेंगी, वो एतमाद शायद उस तरह से उस पर पूरा नहीं उतर सकी हैं। और इसकी वजूहात क्या हैं और अब किस तरह से हुकूमत तश्कील पाएगी, ये हम जानेंगे। नसीम सिद्दीकी हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है। नसीम सिद्दीकी, सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये जो फर्क पड़ा है, हुकूमती जमात ने अपनी सीटें खोई हैं, इसकी वजह क्या है? और जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हुए के बाद दीगरे लंदन में, मैनचेस्टर में, फिर लंदन में, ये कितना बड़ा फैक्टर रहा इस नाकामी का?
जी थैंक यू वेरी मच। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि थ्रीसा मे ने जो अर्ली इलेक्शन कॉल कर दिए थे, तो उस वक्त कंजर्वेटिव पार्लियामेंट में अक्सरियत के साथ मौजूद थे और डेविड कुरान ने बिला शराकत वगैरह अपनी जो है गवर्नमेंट कायम की थी। लेकिन उससे अगर पिछली वाली आप गवर्नमेंट में चले जाए कंजर्वेटिव की, तो उसमें उन्होंने लिब डेम के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। तो अभी थ्रीसा मे को ये बड़ा यकीन था कि वो दोबारा अगर इलेक्शन कॉल करेंगी तो कंजर्वेटिव बहुत पॉपुलर है और वो दोबारा एक क्लियर कट मेजोरिटी लेके एक पावरफुल वजीर आजम के तौर पे आ सकेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जब बरतानिया में आम इंतखाबात हुए तो एक बड़ी तादाद में वोटर्स बाहर निकले और उन्होंने अपने वोट का हक का इस्तेमाल किया और कंजर्वेटिव को जो है वो क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिल सकी। कंजर्वेटिव को 318 सीटें मिली हैं और थ्रीसा में जो है यूनियन पार्टी के साथ मिल के जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगी। दूसरी जो आपने कहा कि मैनचेस्टर में जो दहशतगर्दी हुई और उसके अलावा लंदन में, उससे क्या फर्क पड़ा, देखा तो ये जा रहा था, कहने को ये था कि शायद नफरत वोट जो है वो पड़ेगा और कंजर्वेटिव ज्यादा सीटें ले जाएंगे। लेबर चूंकि मुसलमान और पाकिस्तानियों की जमात कहलाती है तो लोग इसको कम वोट देंगे। लेकिन देखने में ये आया कि बरतानवियों ने लेबर को ज्यादा वोट दिया। आप देखें कि लेबर ने पहले से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। तो इसकी वजह नसीम आपके ख्याल में क्या है? क्या मुस्लिम मुखालिफ जज्बात कम हुए हैं बरतानिया में? जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि लेबर पार्टी तो मुसलमानों के हक में ज्यादा बेहतर है, उनकी पॉलिसीज मुसलमानों के हक में बेहतर है। हाँ, सोचा तो ये जा रहा था कि शायद नफरत का वोट ज्यादा पड़ेगा, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी और एशियाई कम्युनिटी को जो ब्रिटेन के लोग हैं उन्होंने कबूल किया है और वो सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है और उन लोगों के खिलाफ है जो ये इकदाम करते हैं। वो किसी, उन्होंने ये साबित किया कि वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि स्पेशली आप लंदन में देखें कि कंजर्वेटिव ने अपनी लंदन में सीटें हारी और लंदन में लेबर ने गेन किया। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है और बड़ा अच्छा मैसेज है लंडनर्स की तरफ से मुसलमान कम्युनिटी और एशियन कम्युनिटी के लिए कि हम सब आपके साथ हैं, हम सब मिल के कम्युनिटीज जो है वो ब्रिटेन को डेवलप कर सकते हैं। और कोई नफरत अंगेजी या इस किस्म का कोई ना वाकया सामने आया और ना उसने इंतखाबात के ऊपर कोई ऐसा असर डाला। जी जुनैद। अच्छा नसीम, हम यहाँ पे देखते हैं जब कोई सियासी जमात जीतती है तो उसके बाद जश्न का समा होता है, फायरिंग होती है, देगें पकती हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े होते हैं। तो वहां पे किस तरह से सेलिब्रेशन जारी है? क्योंकि इस बार तो 12 पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी निजात बरतानी हैं जिन्होंने कामयाबी भी हासिल की। जी जुनैद, यहाँ पे और हमारे माशरे में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे तो इलेक्शन का समा भी नहीं नजर आता, ना कोई पोस्टर, ना कोई बैनर्स, ना कोई जलसे जुलूस हो रहे होते। सिर्फ डोर टू डोर नॉकिंग होती है और उसके अलावा कॉर्नर मीटिंग्स की जाती हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पे खर्चों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। अगर किसी ने किसी को खाना भी खिलाया है तो उसका हिसाब देना पड़ता है। इस लिहाज से कैंपेन बहुत नॉर्मल चल रही थी। इलेक्शन वाले दिन कोई छुट्टी नहीं थी, यहाँ पे लोग अपने कामों पे गए, स्कूल खुले हुए थे। हालांकि स्कूलों के अंदर पोलिंग बूथ बने थे, लेकिन स्कूल में क्लासेस भी चल रही थी और सारा दिन पोलिंग भी चलती रही। जब लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रात को नताइज के लिए इकट्ठे हुए तो वहाँ पे जरूर एक सेलिब्रेशन, एक खुशी का एहसास जरूर था। लेकिन ये नहीं थे कि कीमे वाले नान बट रहे हो या हवाई फायरिंग हो रही हो। सिर्फ लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और खुशियां मना रहे थे। जो उम्मीदवार जीत रहा था वो दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था। तो एक समा जरूर बना हुआ था, लेकिन इतना वहाँ पे गहमा गहमी नहीं होती जैसे पाकिस्तान या पाको हिंद के इंतखाबात में होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत सिद्दीकी बता रहे थे कि बरतानी इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद अब किस तरह से हुकूमत तश्कील पा सकती है। लेकिन यह है कि कोई भी हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे वो सही साबित नहीं हुए। इस हवाले से आपने जाना। अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद बात होगी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की, जिसका पाकिस्तान अब मुस्तकिल रुकन बन चुका है। इसके असरात क्या होंगे, किस तरह से पाकिस्तान इसमें मस्बत किरदार अदा कर सकता है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जो कि मौजूद हैं पाकिस्तानी वफ्द के हमरा आस्ताना में काज़ाकिस्तान के शहर। और वहाँ से अच्छी खबर यह है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की शिरकत के साथ साथ इस बार पाकिस्तान को इसकी मुस्तकिल रुकनियत भी मिल गई है। इसकी अहमियत के हवाले से हमारी एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा ने बात की वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब से। उन्होंने इसका क्या जवाब दिया वो सुनिए, उसके बाद मजीद बात।
आज यहाँ आस्ताना में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट मीटिंग हो रही है, पहली दफ़ा बतौर एक फुल मेंबर की हैसियत से। तो ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट दिन है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अहमियत मौजूदा आलमी तनाजुर में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फोरम है जिसके ऊपर चाइना और रशिया जो हैं वो इकट्ठे हैं। और हमने देखा है कि इसमें सेंट्रल एशियन के तमाम ममालिक भी उसका हिस्सा है। हिंदुस्तान भी आज फुल मेंबर बनने जा रहा है। तो खित्ते के हवाले से और आने वाली जो बैनुल-अक़वामी जियो पॉलिटिक्स है उस हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है, और उसमें पाकिस्तान का एक बतौर फुल रुकन जो किरदार है वो हमारी डिप्लोमेसी के लिए मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान के मकासद जो ना सिर्फ सफारती हैं बल्कि और तजारती हैं, उनको हासिल करने में बहुत मुआविन साबित होगा। खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत जाम कमाल साहब से भी गुफ्तगू की गई, उनका क्या कहना था वो सुनिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शंघाई कॉरपोरेशन के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया का जो स्टेटस है इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। आज बाकायदा अस्ताना में मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी हैं और बाकी सारे डेलीगेट्स हैं। इसकी सिग्निफिकेंस एरिया में ख़ासकर पाकिस्तान के आने से एक बड़ी इंपॉर्टेंस ये भी होगी कि ये जो सेंट्रल एशिया का ब्लॉक इन कनेक्शन विद रशिया एंड चाइना इज़ देयर एंड और सदर्न पार्ट में पाकिस्तान का इसमें आना रीजनल कनेक्टिविटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। एंड और ऐसे फोरम्स में पाकिस्तान की वॉइस का आना भी ये भी हमारे एक बहुत बड़ा सक्सेस है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हुआ है। एंड वी होपिंग दैट इन टाइम ऐसे फोरम्स को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान कैन रियली रेज वेरी जेन्युइन एंड concerns of regional security, regional stability, economic uplifts and many other things. इसमें हमने बाकायदा देखा कि इसको सीरियस बड़ा लिया जा रहा है इन सब नेशंस के साथ, being China and Russia and many other nations. नाज़रीन, वुज़रा की गुफ्तगू तो आपने सुनी है। प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह हमने आपको बताया था कि गरीदा फारूकी साहिबा भी आस्ताना में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं और जानते हैं कि इस ताउन तंजीम की मुस्तकिल रुकनियत के हवाले से अहमियत क्या हो सकती है। गरीदा फारूकी साहिबा, एक तो ये बताएगा कि आस्ताना का मौसम कैसा है, सियासी मौसम कैसा है, और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्तकिल रुकन बन चुका शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का, तो इसमें किस तरह से पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सकता है? जुनैद, आस्ताना का मौसम तो यहाँ पर बहुत सर्द है, प्लेजेंट है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से यहाँ बहुत गर्मजोशी पाई जाती है। और आपको पता है कि 2005 से पाकिस्तान जो है ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है, अब उसको मुस्तकिल रुकनियत मिल गई है। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा के बाद ग्लोबल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर 8 ममालिक जो है मुस्तकिल रुकनियत रखते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी आज मुस्तकिल रुकनियत मिल गई है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का यहाँ पर बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, खासतौर पर चाइना और रशिया ने, दोनों के प्रेसिडेंट्स ने बहुत गर्मजोशी से वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। और इस फोरम की अब सबसे खास बात यह है कि दुनिया की 4 बड़ी जो न्यूक्लियर ताकतें हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और भारत, अब वो इस फोरम का हिस्सा हैं। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो गया है ग्लोबली ये फोरम, और पाकिस्तान की इसमें सिग्निफिकेंस और भी बढ़ गई है। खासतौर पे ये जो आपको पता होगा कि शंघाई ताउन तंजीम का जो कायम की गई थी, ये इसलिए कायम की गई थी उन ममालिक के दरमियान जो कि हिस्ट्री शेयर करते हैं, जो कि कल्चर शेयर करते हैं, जो कि रूट्स शेयर कर सकते हैं, कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ बढ़ा सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो ट्रेड हो सकती है वो मजीद से मजीद बढ़ सके। तो सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तान को इससे होगा वो यहाँ की इकोनॉमी के हवाले से होगा कि इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान की ट्रेड मजीद बढ़ सकेगी। खासतौर पर सीपेक का जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जिक्र किया, तो जितने भी बाकी रुकन ममालिक हैं चाइना और पाकिस्तान के अलावा इस SCO के, वो सीपेक से बहुत फायदा उठा सकते हैं। फिर इस साल का जो थीम था SCO का, वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। तो ये तमाम 8 ममालिक मिलकर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का आपस की मुश्तरका कोशिशों से खात्मा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मतलब बहुत से फायदे हैं पाकिस्तान को इस तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनने से। उसमें से एक फायदा यह है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा। अब ये 8 जो ममालिक हैं, ये तिजारत के हवाले से, खासतौर पर एनर्जी का मैं जिक्र करूंगी क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहरान है। इस वक्त आस्ताना में जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको आप ग्रीन एनर्जी कह लें, कि डिफरेंट सोर्सेज ऐसे जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, इसके हवाले से एक बहुत बड़ी एक्सपो हो रही है जुनैद।
150 ममालिक उस एक्सपो में शरीक हैं। पाकिस्तान का भी वहां पर पवेलियन है। वज़ीर आज़म साहब भी अभी उसके एक्सपो के इफ्तिताह में ही मौजूद हैं। तो एनर्जी के हवाले से पाकिस्तान बहुत सी एनर्जी इंपोर्ट कर सकता है और अगर खुद कफील हो जाए तो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो लोड शेडिंग के बहरान का बहुत हद तक खात्मा हो सकता है। इसके अलावा डिफेंस के बहुत से एग्रीमेंट्स हैं इन तमाम ममालिक के दरमियान, तो मिलिट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकती हैं और ये पहला मौका होगा। अब चूंकि पाकिस्तान और भारत इसके मुस्तकिल रुकन बन गए हैं जुनैद, तो पहला मौका होगा कि पाकिस्तान और भारत की अफवाज जो है मुश्तरका मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करेंगी। तो ये वो छोटी छोटी, यानी कि आपको गरीदा लग रहा है कि जिस तरह भारत भी मुस्तकिल रुकन बन चुका है, पाकिस्तान को भी रुकनियत मिल गई, तो इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में भी बेहतरी आ सकती है। और एक मुख्तसर मुलाकात भी हुई, आमना सामना भी हुआ दोनों वज़ीर आज़म का। इस मुलाकात का भी अहवाल मुख्तसरन बताइएगा। वो सब आपके सामने भी है। इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बहुत से इंसेंटिव्स हैं और पाकिस्तान और भारत आपको पता है कि साउथ एशिया में सबसे अहम तरीन ममालिक हैं। तो ये दोनों ममालिक अगर SCO के जरिए एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे आपने भी पूछा कि जो हल्की गैर रस्मी सी अलैक सलैक हुई थी, पूरा मीडिया चाहे हम पाकिस्तान के हों चाहे वो भारत के हों, उनके लिए सबसे बड़ी खबर ये नहीं थी कि पाकिस्तान और भारत जो है वो रुकन बनने जा रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी खबर ये थी कि नवाज मोदी मुलाकात होती है कि नहीं होती। कल रात बैंक्वेट पे सलाम दुआ हुई थी और आज भी इजलास शुरू होने से पहले सलाम दुआ हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हाल चाल पूछा, वज़ीर आज़म साहब ने उसका जवाब दिया, उनका भी हाल चाल पूछा। तो एक गैर रस्मी सी मुलाकात है, लेकिन बहरहाल दोनों ममालिक के दरमियान जो एक सर्द जंग है, जो एक बर्फ है, उसको पिघलने में बहुत अहम मुआविन हो सकती है आज की ये हल्की फुल्की गैर रस्मी अलैक सलैक। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि मस्बत नताइज निकलें इस मुलाकात के भी। और इसके अलावा गरीदा, आज मुलाकात हुई अफगान सदर अशरफ गनी के साथ भी, तवील मुलाकात की थी। इसमें क्या बातें हुई और दोनों ममालिक के दरमियान जो एक तनाव की सूरत हाल है, उसमें कितनी बर्फ पिघल सकती है इस मुलाकात के बाद? जो सवाल आपने किया बहुत इंपॉर्टेंट है जुनैद। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि अशरफ गनी की मुलाकात नवाज शरीफ साहब से पहले हुई है, नरेंद्र मोदी से बाद में हुई है, और तवील मुलाकात नवाज शरीफ साहब के साथ थी जो कि आधे घंटे की शेड्यूल थी लेकिन 1 घंटे से ऊपर चली, और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी शेड्यूल्ड आधे घंटे की ही मुलाकात हुई। हमारे वज़ीर आज़म साहब से वैसे भी एक इनफॉर्मल सी गुफ्तगू भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान से ये भी पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं। ये ब्लेम गेम से दोनों